हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा हमने यूनिट थर्ड में फर्स्ट टॉपिक कवर करा दिया था, अब यूनिट थर्ड का आपका थर्ड टॉपिक आज हम लेके चल रहे हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, यानी कि शिक्षण के स्तर। इनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि शिक्षण के कितने स्तर होते हैं। तो देखिए, शिक्षण के जो स्तर होते हैं वो तीन तरीके के हैं। एक है स्मृति स्तर, जिसे हम इंग्लिश में मेमोरी लेवल कहते हैं। दूसरा है बौद्ध स्तर, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल। और तीसरा है चिंतन स्तर, जिसे कि रिफ्लेक्टिव लेवल कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इनमें प्रकाश डालते हैं आखिरकार ये क्या होते हैं। तो स्मृति लेवल यानी कि मेमोरी लेवल की अगर बात की जाए तो ये प्राइमरी यानी कि प्राथमिक स्तर पे आपके क्या होते हैं, यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं। ठीक है, बच्चे को जब प्राइमरी लेवल पे पढ़ाया जाता है तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग वहाँ पे की जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रटाने पे ज्यादा जोर होता है, रोट मेमोराइजेशन ज्यादा होता है यहाँ पे। ठीक है, रट्टाफिकेशन थोड़ा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बच्चा इतना ज्यादा, आप उसको एकदम से समझा नहीं सकते, इतना ज्यादा समझाने का कोई चीजें होती नहीं है वहाँ पे। आप पहले 1 2 3 4 ABCD ये सारी चीजें उसे याद करवाते हैं, तो वो मेमोरी लेवल पे याद कराई जाती हैं। फिर जब बच्चा थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग यानी कि उसमें थोड़ा बोध और समझ विकसित होने लगती है, तब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है। और फिर जब बच्चा काफी परिपक्व हो जाता है, यानी कि अडोलेसेंस से ऊपर चले जाता है, किशोरावस्था से ऊपर, या उसके थोड़ा सा मिड वे के बीच में भी, तब आप कह सकते हैं कि वो अपने खुद के विचार भी अभिव्यक्त करने लगता है। तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है उस टाइम पे। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले, ये आप बना लीजिएगा अगर आप नोट बना रहे हैं तो। स्मृति स्तर, फिर आता है बोध स्तर, फिर आता है चिंतन स्तर। ठीक है, प्रारंभ, शिक्षण प्रक्रिया और अंत, यानी कि शुरुआत है जब आप स्टार्ट करते हैं, उसके बाद शिक्षण प्रक्रिया यानी कि टीचिंग प्रोसेस चलती है, और लास्ट में क्या आता है आपका फाइनल स्तर आता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ रही होंगी चीजें। आगे बात करते हैं स्मृति स्तर शिक्षण क्या है। अब थोड़ा खुल के इस पे बात करते हैं। इसमें क्या है, शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है, यानी कि आप सोच समझ के नहीं पढ़ा रहे होते हैं, आप बस, आपको पता है ये चीजें हैं, यूनिवर्सल हैं, आप उनको खाली रटा रहे होते हैं जनरली। ठीक है, इसमें क्या होता है कि खाली आप ऐसे कह सकते हैं अधिगम की परिस्थितियां विकसित की जाती हैं, जिससे कि छात्र को पढ़ाई गई वस्तु को सरलता से कंठस्थ कर सके, मतलब रटा जा सके। ठीक है, जिसमें कि प्रत्यास्मरण यानी कि रिकॉल तथा रटने, क्रैमिंग की क्रिया पे जोर दिया जाता है। ये हम याद रखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड एक दो लाइन के क्वेश्चन सीधे बनते हैं, वो भी हमने अंदर डाले हैं, आपको समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, क्या रिकॉल तथा क्रैमिंग यानी कि प्रत्यास्मरण और रटने की प्रक्रिया पर यहाँ पे जोर दिया जाता है। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। सार्थक तथा संबंधित पाठ्य वस्तु आसानी से क्या हो जाती है, याद हो जाती है, जबकि निरर्थक वस्तु को याद करने में थोड़ा कठिनाइयां होती हैं, बच्चा कंफ्यूज भी हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे को एकदम से आप KNOW नो बताएंगे और NO नो बताएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसे मतलब तो कई हद तक उसे याद रहेगा, उसे एक ही वर्ड ज्यादा टाइम तक याद रह सकता है। ठीक है, इस तरीके से। तो किंतु तथ्यों को रटंत स्मृति छात्रों को, जैसे आप देख सकते हैं, जो रटने की कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो बचपन में बेस बना के रटाई जाती हैं, वो अंडरस्टैंडिंग से उसका कुछ लेना देना भी नहीं होता है कई बार। ठीक है, इस तरीके की चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। इस स्तर का अपना मूल्य है, अपना क्षेत्र है। इस स्तर का ज्ञान पाए बिना बोध एवं चिंतन स्तर ठीक तरीके से कार्य नहीं कर पाते। यानी कि सीधा सा मतलब ये, जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया है बचपन में क्या होता था, कविता पाठ शब्दार्थ और उनका अभ्यास संस्कृत में उनका बोध और पहाड़ी वगैरह गिनतियां वगैरह, ये सारी चीजें जो कराई जाती हैं ना बचपन में, ये स्मृति लेवल पे होती हैं, रटाई ही जाती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि वो बच्चा, अब देखिए छोटे से बच्चे को कविता समझ में तो नहीं आने वाली है ना, तो उसे क्या करा जाता है, बार बार वो चीज बोला जाता है, तो जिससे वो क्या करता है, उसको फिर वो चीज धीरे धीरे उसके पकड़ में आने लगती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मृति स्तर पर क्योंकि तथ्य काफी रटे हुए होते हैं, अतः भूलने की क्रिया भी इसमें काफी सक्रिय रहती है। अब देखिए, रटी हुई चीज क्या होती है ना, परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी होती है। तो और इसलिए आजकल कक्षा में रटी हुई सामग्री को दैनिक जीवन में उपयोगी सिद्ध नहीं, मतलब आप अगर आजकल देखोगे तो इतना ज्यादा ये आप यूजफुल इसको नहीं देखेंगे। तो इससे रिलेटेड एक बात कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन काफी कॉम्पिटिशन में बना हुआ है। स्मृति स्तर के शिक्षण में संकेत अधिगम यानी कि साइन लर्निंग, श्रृंखला अधिगम यानी कि आप कह सकते हैं चेन लर्निंग, और SR अनुक्रिया पर महत्व दिया जाता है। SR अनुक्रिया किसने दी थी? स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी कि उद्दीपन अनुक्रिया, यानी कि ये दी गई थी थॉर्नडाइक के द्वारा। क्योंकि हमारे चैप्टर में लेवल, आप कह सकते हैं आगे लर्निंग थ्योरीज भी है, लेवल ऑफ लर्निंग, ये सब के बाद तो लर्निंग थ्योरीज के अंतर्गत पावलोव की एक थ्योरी है, एक है थॉर्नडाइक की और एक है स्किनर की, ये हमें पढ़नी है। तो उसमें से याद रखेंगे, थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है SR, वो थ्योरी भी इसके अंतर्गत ही आती है, किसकी? मेमोरी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर। पेपर में 4 ऑप्शन आपको बना के दे देगा कि बताइए मेमोरी लेवल के अंदर क्या क्या आते हैं। इन 4 ऑप्शन आपको दे देगा, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर और ब्रूनर।
इस तरीके से तो आप आंसर लगाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो याद रखेंगे स्मृति स्तर के अंतर्गत क्या क्या आता है। एक तो साइन लर्निंग आती है, इसको हिंदी में संकेत अधिगम, और एक आती है आपकी चेन लर्निंग यानी कि श्रृंखला अधिगम, और तीसरी आती है एसआर अनुक्रिया, ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि इस पे कुछ भी महत्व नहीं रखती है, देखिए, क्योंकि आप छोटे से बच्चे से क्या प्रश्नोत्तर करेंगे। तो जो बच्चा बार बार प्रत्यास्मरण कर रहा है या पढ़ रहा है, उसी में से रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पुट आउट वहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो स्मृति स्तर के प्रारूप को और अधिक स्पष्ट बनाने के लिए स्मृति स्तर के शिक्षक का एक प्रतिमान यानी कि मॉडल प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका विकास हर्बर्ट ने किया था, याद रखिएगा। इसीलिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे बात करिए सबसे पहले कि स्मृति स्तर के लिए ना एक मॉडल प्रस्तुत किया, किसके द्वारा, हर्बर्ट के द्वारा, ये याद रखिएगा। तो स्मृति स्तर के लिए जो मॉडल प्रस्तुत किया वो किसने किया था, हर्बर्ट ने। हर्बर्ट ने यहाँ पे कुछ चीजें दी थी, जैसे कि स्मृति स्तर पे जो शिक्षण होता है उसका हर्बर्ट ने कुछ उद्देश्य बताए कि छात्रों में निम्नांकित क्षमताएं विकसित करना, मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण करना, यानी कि मेंटल जो उसके आप कह सकते हैं मेंटल एबिलिटी पे बच्चे की ध्यान देना, तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, सीखे हुए तथ्यों को याद करना, सीखे हुए तथ्यों का प्रत्यास्मरण तथा उन्हें पुनः प्रस्तुत करना। और जैसे कि आप लोगों को याद भी होगा कि हर्बर्ट ने अपनी पंच प्रदीप प्रणाली दी थी, ठीक है। 5 स्टेप्स दिए गए थे हर्बर्ट के द्वारा। अगर आप लोगों को याद है, जब हम टीचिंग कराते थे, 3rd सेमेस्टर जो बीएड आपका होता था, उसमें क्या होता था कि आप लोग जनरली मतलब टीचिंग के लिए आप लोग जाते थे, तो उसमें क्या होता था, 2 तरीके की चीजें होती थी। जो आर्ट स्ट्रीम होती है उनकी हर्बर्ट की प्रणाली चलती है, साइंस वालों की आपकी चलती है ब्लूम टेक्सोनॉमी पे बेस्ड। तो देखिए हर्बर्ट वाली जो प्रणाली है, हर्बर्ट ने कितने स्टेप दिए थे, 5 स्टेप दिए थे। तो ये स्मृति के अंदर ही आएगा, स्मृति स्तर के अंदर ही, ठीक है। तो इसको आप याद करने की ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको, पीपीसीजीए। पीपीसीजीए पहला है प्रिपरेशन, हिंदी में प्रस्तावना, वो तैयारी। दूसरा है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। तीसरा है तुलना व संबंध यानी कि कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। तो याद रखिए सबसे पहले आप तैयारी करेंगे, तैयारी करने के बाद आप प्रस्तुत करेंगे उसको, उसके बाद आप तुलना करेंगे और जोड़ने की भी कोशिश करेंगे, संबंध भी देखेंगे। फिर आप करेंगे निष्कर्ष व सामान्यीकरण, जिसको जनरलाइजेशन आप बोल सकते हैं। उसके बाद है प्रयोग तथा अभ्यास यानी कि एप्लीकेशन। उसके बाद है आपका, आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हो, पीपीसीजीए, इसके पढ़ने की मैंने आपको ट्रिक बता दी। तो पीपीसीजीए जो हर्बर्ट के द्वारा दी गई है, ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है मेमोरी लेवल ऑफ आपकी टीचिंग, यानी कि आप कह सकते हैं जो आपका मेमोरी लेवल पे होता है, स्मृति स्तर पे, वो उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम, इसके अंतर्गत इन्होंने बात करी कि कक्षा में शिक्षक अधिक सक्रिय तथा डोमिनेटिंग होता है। अब देखिए जब छोटा बच्चा होता है ना, तो क्लास में छोटा बच्चा हल्ला वल्ला भी कर रहा होता है, तो टीचर ही वहाँ पे ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो छात्रों का स्थान वहाँ पे गॉड होता है, और छात्र चुपचाप शिक्षक को आदर्श मानते हुए उसका कार्य मतलब अपना अनुसरण करते रहते हैं। इसके बाद है मूल्यांकन प्रणाली, चौथी बात करी थी इन्होंने मूल्यांकन प्रणाली की। उसके अंतर्गत आता है मूल्यांकन लिखित व आलेखित दोनों प्रकार का होता है। परीक्षा में रटने की क्षमता पर क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है, तो रोट मेमोराइजेशन ये सारा और एसआर प्रोसेस ये सब याद रखेंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्यास्मरण तथा अभियान के लिए महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्मृति स्तर के हेतु कुछ सुझाव भी दिए गए थे कि पाठ्य वस्तु को सार्थक बनाया जाना चाहिए, समग्र रूप से प्रस्तुत की जाए, क्रमबद्ध होनी चाहिए, अभ्यास के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए क्योंकि छोटे बच्चे हैं, और आपने ध्यान भी दिया होगा बहुत ज़्यादा रोचक भी बनाया जाता है, ठीक है। थकान के समय शिक्षण ना किया जाए क्योंकि छोटे से बच्चे होते हैं उस टाइम। सुनिश्चित पुनर्बलन यानी कि फिक्स रेशियो स्केड्यूल रीइंफोर्समेंट भी यहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि बताइए किस लेवल में फिक्स्ड रेशियो स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट होता है, यानी कि फिक्स रेशियो का मतलब यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं सुनिश्चित आपके अनुपात का जो आपका पुनर्बलन है वो दिया जाता है, ठीक है। मतलब आप रोज रोज देंगे अगर पुनर्बलन तो उनको उतना समझ में नहीं आएगा, अगर बीच बीच में देते रहेंगे तो उनको समझ में आएगा। इस स्तर पर केवल ज्ञान प्राप्त करने तक का उद्देश्य ना रखा जाए और पुनरावृत्ति एक लय में की जानी चाहिए, मतलब कि रिपीटेशन भी एक लय में या रिकॉल भी एक लय में किया जाना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों के लिए गाना गाते हुए या इस तरीके से काम करा जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, बोध स्तर का शिक्षण यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये दिया गया है शिक्षण, देखिए एक तो पहली बात ये है जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, ये अपने आप में व्यापक शब्द है, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। तो बोध से रिलेटेड बात करी है मॉरिस एल विग्गी ने, ठीक है, जिन्होंने कहा कि कुछ पक्ष इन्होंने दिए, 3 पक्षों पे इन्होंने बात करी। पहला पक्ष विभिन्न तथ्यों में संबंध देखना यानी कि सीइंग रिलेशनशिप, ठीक है। अगला है तथ्यों के संचालन के रूप में देखना यानी कि सीइंग द टूल यूज ऑफ फैक्ट्स, यानी कि जो आप तथ्य दे रहे हैं उनको आपको देखना पड़ेगा कि मतलब फैक्ट है नहीं है, मतलब सच है नहीं है, क्योंकि देखिए उस टाइम पे
छोटे बच्चों को तो आपने कुछ भी मतलब आप क्या करते थे, कुछ चीज़ें पढ़ाते थे उनको रिकॉल कराने की आपकी होती थी और मेमोराइजेशन उस पे क्या हम फोकस करते थे कि रटने पे। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा फैक्ट जो होने चाहिए वो थोड़ा सही होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि काल्पनिक कविताएं लिख दी, कुछ भी पढ़ा दिया। और अगला है तथ्यों के संबंध तथा संचालन दोनों को समन्वित करना, यानी कि सीइंग बोथ रिलेशनशिप एट टूल यूज। तो बोध स्तर के शिक्षण के लिए आवश्यक है कि इससे पहले पूर्व स्मृति स्तर हो चुका हो, ठीक है। इसके बिना बोध स्तर शिक्षण सफल नहीं हो सकता है। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। आपने ध्यान दिया है बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, अगर सपोज दैट कोई बच्चे ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं और अचानक से स्कूल में आएंगे, तो उनको ना टेबल्स वगैरह इतने अच्छे से याद नहीं होते हैं। यही रीजन होता है क्योंकि उनको बचपन में मेमोरी लेवल ऑफ जो टीचिंग था वो नहीं हो पाया था अच्छे से। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ से डेवलप होगा ऐसे बच्चों में, ठीक है। ये प्रॉब्लम होती है। आगे बढ़ते हैं। बोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक क्या मिले, अवसर मिले, ठीक है। मतलब छात्र क्या, शिक्षक को इस तरीके से काम करना पड़ता है कि बच्चे क्या हो, सूझबूझ में ध्यान दें, इनसाइट लर्निंग यहाँ पे हो। मतलब कहने का मतलब ये है अंडरस्टैंडिंग बच्चों के इस तरीके से डेवलप हो कि बच्चे क्यूरियस हों, काफी सारे क्वेश्चन पूछें, ठीक है। तो सूझबूझ जो होता है उद्देश्य केंद्रित यहाँ पर कोई शिक्षा होती है। तो यहाँ पे तथ्यात्मक और विवरणात्मक दोनों तरीके की शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे। और ये साथ ही साथ बोध स्तर पे किसके द्वारा विकसित किए गए हैं प्रतिमान, जो मॉडल्स थे मॉरिसन के मॉडल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। याद रखेंगे हम, दोबारा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेमोरी लेवल पे यानी कि स्मृति लेवल पे आपको दिए थे, हर्बर्ट ने अपनी पंच प्रणाली दी थी, जबकि बोध लेवल पे मॉरिसन के द्वारा प्रतिमान विकसित किए गए हैं, मॉडल विकसित किए गए हैं, ठीक है। और ये क्या है, मॉरिसन्स मॉडल ऑफ टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। इन्होंने क्या क्या बात की है, प्रतिमान पक्ष क्या है, जैसे पहला फोकस है, दूसरा सिंटेक्स है यानी कि उद्देश्य और संरचना। तो प्रत्यय का स्वामित्व प्रदान करना यानी कि मास्टरी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट में, ठीक है। बोध स्तर में ये 5 सोपान आते हैं। एक्सप्लोरेशन यानी कि अन्वेषण, देखिए एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अगला है प्रस्तुतिकरण, सेम बात हो गई, प्रस्तुत अच्छा तरीके से किया जाना चाहिए। फिर है एसिमिलेशन यानी कि जो चीज आपने सीखी उसको अपनी चीज में जोड़ना। इसके बाद है व्यवस्था यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद है सामाजिक व्यवस्था यानी कि सोशल सिस्टम किस तरीके का होना चाहिए। रेसिटेशन इसके अंतर्गत आएगा। शिक्षक व्यवहार का नियंत्रक होता है, शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। याद रखिएगा मेमोरी लेवल में सिर्फ टीचर क्या रहता था, डोमिनेंट रहता था, बच्चा सेकेंडरी पोजीशन में रहता था, जबकि यहाँ पे दोनों बराबर, मतलब एक तरीके से लोकतंत्रात्मक आप कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्लास में होगा। छात्र अपने विचार प्रदर्शित कर सकते हैं, बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार की प्रेरणा उपयोगी है। यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके का रीइंफोर्समेंट जरूरी है, जबकि ऊपर बात की जाए तो फिक्स्ड रीइंफोर्समेंट दिया जाता था, ठीक है। इसके बाद सामाजिक व्यवस्था के प्रथम 2 सोपानों में शिक्षक और अंतिम 3 सोपानों में छात्र शिक्षक दोनों ही अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। मूल्यांकन प्रणाली किस तरीके से की है, इसमें लिखित, मौखिक, निबंधनात्मक तथा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन सभी प्रकार की चीजें आती है। जबकि याद रखिए ऊपर क्या होता था, लिखित और मौखिक पे ही क्या दिया जाता था, ज्यादा मेन फोकस था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोध स्तर के शिक्षण के लिए कुछ सजेशन दिए हैं। शिक्षक को छात्रों के प्रति सहानुभूति व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे बच्चा बड़ा सेंसिटिव है। आप बचपन में छोटा बच्चा तो सुन लेता था, आप क्या है यहाँ पे बच्चा अपने तर्क प्रस्तुत करने लग जाएगा। अब है स्मृति स्तर के बाद ही बोध स्तर के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रत्येक सोपान को क्रमबद्ध तरीके पे छात्रों को अभिप्रेरणा दी जानी चाहिए, यानी कि रीइंफोर्समेंट दिया जाना चाहिए टाइम टाइम पे, तभी वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, ठीक है। अगला है मतलब आप अभिप्रेरणा इस तरीके की आप उनको मोटिवेट करते रहिए, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, कि आप ऐसा करेंगे तो आप ऐसे बनेंगे, इस तरीके से। कक्षा के आकांक्षा स्तर को बढ़ाया जाए, शिक्षक व्यवस्था के अनुसार समस्या समाधान किया जाए, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन भी यहाँ पे लाई जानी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चिंतन स्तर पर शिक्षण यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो चिंतन क्या है, मानव के विकास का महत्वपूर्ण पद है, जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं। यहाँ पे इंसान परिपक्व हो जाता है, थोड़ा सा मिच्योर हो जाता है, ठीक है। उस स्टेज की थोड़ा सा बात करें हल्की सी, कि इस स्तर पर शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। यहाँ पे क्या होता है ना, इमेजिनेशन पावर जो होती है बच्चे की, उसको इंक्रीज किया जाता है, लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में बढ़ाई जाती है, ताकि बाद में इन उपागमों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान बच्चा कर सके, ठीक है। और इस टाइम तक आप याद रखेंगे स्मृति और बोध दोनों ही बच्चे में आ गए होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चिंतन स्तर पर शिक्षण समस्या केंद्रित होता है, यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया, ना टीचर सेंट्रिक ना चाइल्ड सेंट्रिक, ठीक है। अब है शिक्षक छात्रों के सामने कोई संबंधित ज्वलंत समस्या प्रस्तुत करता है, जिसपे छात्र, मतलब अगर टीचर कुछ रखेगा बच्चों के सामने तो बच्चे क्या होते हैं, मोटिवेट होके, या फिर बच्चे इफेक्ट आता है बच्चों में उसका, और वो चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चिंतन क्या होता है, मौलिक चिंतन होता है यहाँ पे। और आगे बात करते हैं
यह शिक्षण का सर्वोच्च स्तर है, याद रखेंगे, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्या कह सकते हैं आप, टीचिंग कह सकते हैं इसे। और पूर्णतः विचारवान यानी कि थॉटफुल होता है पूरा, जबकि पहला वाला याद रखिए थॉटलेस होता है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको, आप खाली बस लर्न किए जा रहे हैं, ठीक है। और आप कह सकते हैं ये एक उत्पादक स्थिति है, यानी कि ये क्या है, प्रोडक्टिव एक सिचुएशन है जिसमें कि आप निर्माण करते हैं, क्रिएशन करते हैं, खोज डिस्कवरी करते हैं, शोध करते हैं और सृजन, यानी कि क्रिएटिविटी भी यहाँ पे आती है। तो याद रखिएगा क्रिएटिविटी हो गया और आपका खोज हो गया, डिस्कवरी हो गया, ये सारी चीजें रिफ्लेक्टिव लेवल पे आती हैं। आगे बात करते हैं, इस स्तर पर छात्र स्वयं रुचि लेकर स्वेच्छा से चिंतन मनन, मतलब बच्चा ना खुद यहाँ पे खुद करके सीख रहा है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो अब इस स्तर पे, किस पे, ये जो आपको थर्ड स्तर है रिफ्लेक्टिव लेवल पे, हंट ने क्या दिया, अपना चिंतन स्तर के शिक्षण के प्रतिमान दिए। इन्होंने, हंट ने अपना क्या दिया, टीचिंग मॉडल्स दिए हैं। अच्छा, क्या बात करिए हंट ने, तो सबसे पहले हंट ने उद्देश्यों में कहा है कि छात्रों में मौलिक व स्वतंत्र चिंतन, यानी कि बच्चों में क्या होना चाहिए ना, कि बच्चा आसानी से स्वतंत्र रूप से सोच सके, चिंतन कर सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग हेतु आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, यानी कि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज कर सके। उसके लिए क्या है ना, बच्चे में देखिए क्रिटिकल थिंकिंग आनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आलोचनात्मक मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, और क्रिएटिव बच्चे में क्या आए, चिंतन शक्ति आए, ठीक है। नेक्स्ट है, संरचना कैसी होनी चाहिए, समस्या की प्रकृति पर आधारित होती है, यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों तरीके की हो सकती है, ठीक है। छात्रों के सामने समस्या परिस्थिति उत्पन्न करना, मतलब उनको सिचुएशंस देना, रियल लाइफ सिचुएशन देना, ताकि वो हाइपोथेटिकल चीजें का क्या कर सके, निर्माण कर सके, उपकल्पना भी वो कर सके। उपकल्पना पुष्टि के लिए सूच चिंतन मनन का प्रयोग करना। अच्छा, उपकल्पना का मतलब यहाँ पे इससे है कि जैसे कई बार हम कहते हैं त्रिविमीय मॉडल, हमें दिखते तो नहीं है ना, लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ इस तरीके के हो सकते हैं, तो इस तरीके की कल्पना का बच्चों में निर्माण करवाना, यानी कि 3 डायमेंशनल चीजों के बारे में, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, वो बच्चों तक डालना हमें। आगे है सामाजिक प्रणाली, इसमें क्या होता है, कक्षा का वातावरण जो होना चाहिए पूर्ण रूप से खुला और स्वतंत्र होना चाहिए, मतलब क्योंकि बच्चा क्या है, अपने वातावरण से जुड़ के करके क्या करेगा, सीखेगा। छात्र क्रियाशील और स्वप्रेरित होते हैं, यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए, और आप कह सकते हैं एक्टिव होने चाहिए। छात्रों के समाजीकरण का दृढ़ आधार है। अब देखिए सोशल भी होंगे उसमें बच्चे, सहयोग, सामाजिक संवेदनशीलता तथा सहानुभूति का वातावरण रहता है। अगला है निबंधनात्मक मूल्यांकन अधिक उपयोगी है, यानी कि देखिए निबंधनात्मक मतलब अब क्या है, बच्चा यहाँ पे खुद खुद के विचार पूरे करके अच्छे से डालेगा। और लास्ट है अभिवृत्ति, समस्या समाधान, सृजनात्मक आदि के परीक्षण का उपादेय है। इसके लिए सजेशन क्या दिए हैं, इस स्तर के शिक्षक के पूर्व स्मृति तथा बोध स्तर का ज्ञान होना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, सबसे बड़ा लेवल तो इसके जो शिक्षक होने चाहिए उनको 2 शुरुआत वाले लेवल का ज्ञान तो होना ही चाहिए। छात्रों का आकांक्षा स्तर ऊंचा हो, प्रत्येक संबंधित सोपान का अनुसरण किया जाए, यानी कि जो स्टेप्स हैं सभी का अनुसरण किया जाए। बच्चे में सहानुभूति, संवेदनशीलता, ये सारी वैसे शिक्षण के लिए जो उपाय दिए गए हैं, ये शिक्षक और बच्चा दोनों के लिए है, ठीक है। समस्या की अनुभूति होनी चाहिए, चिंतन स्तर के शिक्षण का महत्व बताया जाना चाहिए, ज्ञानात्मक विकास की ओर ध्यान देना चाहिए कि यार मतलब अब कितना ज्ञान अर्जित हो पाएगा इससे, ठीक है। नॉलेज पे ध्यान दिया जाना चाहिए। छात्रों को अधिक से अधिक मौलिक तथा सृजनात्मक चिंतन के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। और शिक्षण का वातावरण प्रजातांत्रिक रखा जाए, यानी कि डेमोक्रेटिक, पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक क्या होना चाहिए, क्लास का एनवायरनमेंट होना चाहिए। छात्रों को अधिक से अधिक सही चिंतन के लिए क्या किया जाना चाहिए, प्रेरित किया जाना चाहिए। अब देखिए आगे कुछ तुलनात्मक तौर पे तीनों जो आपके लेवल थे उनके बारे में बताया गया है, ध्यान से हम इसे देखेंगे। तो यहाँ पे हमें बिंदु दिए हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहला दिया है बिंदु, पहला है प्रवर्तक। सबसे पहले हर्बर्ट ने इस पे बात करी स्मृति लेवल पे, मॉरिसन ने बात करी बोध लेवल पे, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये है मेमोरी लेवल, ये है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियरली समझ में आ रही हो। ये है मेमोरी लेवल, ये है आपका मेमोरी लेवल, और ये है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, और ये है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। तो ये सबसे पहले हर्बर्ट ने दिया, ये मतलब हर्बर्ट ने इस पे बात करी, मॉरिसन ने इस पे बात करी, और हंट ने इस पे बात की। अपने अपने मॉडल्स तीनों ने क्या किए, प्रस्तुत किए। शिक्षण की जो प्रकृति है विचारहीन है, यानी कि थॉटलेस, यहाँ पे ज्यादा सोचने विचारने पे आपको ध्यान नहीं देना है। इसमें विचार युक्त, यानी कि हाँ थोड़ा बहुत विचार आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे पूर्ण विचारवान, स्वतंत्र, यानी कि पूर्णतः स्वतंत्र रूप से सोचना है। प्रकृति या उद्देश्य है ज्ञानात्मक, यहाँ पे है आपका बोधात्मक व प्रयोगात्मक, और यहाँ पे है विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन। दोबारा मैं बता दूं, ज्ञानात्मक मतलब यहाँ पे आपको खाली नॉलेज मिल रही है, यहाँ आपको जो नॉलेज मिल रही है उसको आप थोड़ा बहुत अपने स्तर पे भी काम कर रहे हैं, प्रयोग भी हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन, मतलब थोड़ा बड़े लेवल पे आ गया है।
ब्लूम की टेक्सोनॉमी में इसके अंदर बात होती थी, अगर आपको याद हो तो। आगे बात करते हैं पाठ्य वस्तु। यहाँ पे क्या है, तथ्यात्मक होनी चाहिए, यहाँ पे व्याख्यात्मक और यहाँ पे चिंतन से परिपूर्ण, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरी क्रिटिकल और हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो है आपको बच्चे के अंदर क्या करनी है, जगानी है। इसके बाद अधिगम जो है, उद्दीपन अनुक्रिया, यानी कि यहाँ पे SR स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी कि थॉर्नडाइक की थ्योरी आ जाएगी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। इसमें पुनर्बलन अंतर्दृष्टि, यानी कि इनसाइट थ्योरी जो कि स्टाल्टवार्ट वगैरह में भी अगर आप समझ सकते हैं उसको, सूझ के सिद्धांत के बारे में बात की है। पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट के बारे में बात की है मॉरिसन वाले के अंदर। और हंट ने आत्मनिष्ठा के बारे में बात की है। आगे बढ़ते हैं। अधिगम यहाँ पे जो है संकेत और श्रृंखला, यानी कि चेन टाइप का आप कह सकते हैं, या साइन टाइप का आप कह सकते हैं। यहाँ पे कोरिलेशन करना और डिफरेंसेस और प्रत्यय। यहाँ पे है आत्मनिष्ठा, नियम तथा समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगा, यहाँ पे वाद विवाद आ जाएगा, विचार विमर्श आ जाएगा, ठीक है। अभी और युक्तियाँ जो है, मैंने आपको युक्तियाँ देखिएगा, यहाँ पे व्याख्यान है, डेमोन्स्ट्रेशन, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर होगी अंडरस्टैंडिंग वाले में। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, हर तरीके की आ जाएगी इसमें, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपकी आ जाएगी, और क्या बोलते हैं, आप वाद विवाद भी कर सकते हैं। आंतरिक मौलिक तथा सृजनात्मक चीजों का भी क्या कर सकते हैं आप, बुद्धि से संबंध के अंदर आएगी कि बुद्धि व स्मृति स्तर में संबंध नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में प्रत्यक्ष संबंध होता है। मौलिक तथा सृजनात्मक क्षमताओं का विकास, यहाँ पे क्या है, बच्चा खुद की क्रिएटिविटी के बेस पे भी काम कर रहा है। परीक्षण देखा जाए तो शुरुआत वाले लेवल में, मेमोरी लेवल में मौखिक या लिखित होता है, वस्तुनिष्ठ, प्रत्यास्मरण व तथा वाक्य पूर्ति, मतलब आप क्या दे देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के दे देंगे और बच्चा उसको फिल करेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस। और अंडरस्टैंडिंग लेवल में मौखिक, लिखित, वस्तुनिष्ठ, अभिज्ञान, बहुचयन, सत्य असत्य, यानी कि ट्रू फॉल्स वगैरह, ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। आपने ध्यान दिया होगा 6th 7th 8th में बहुत ज्यादा चलता है। और लघु उत्तरी, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वगैरह भी आ जाते हैं। जबकि निबंधनात्मक में देखें तो वर्णन करो, विचार करो, मूल्यांकन करो। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा खुद सोचेगा, बच्चा खुद का ब्रेन वहाँ पे यूज करेगा, कुछ क्रिएट करेगा नया। आपने कोई क्लास में टॉपिक दे दिया, जैसे आपने दे दिया सपोज दैट एक मुद्दा चल रहा था गाय पे दे दिया आपने कि गाय को बचाया जाना चाहिए, इस पे काम किया जाना चाहिए, तो बच्चा सोच समझ के करेगा, ठीक है, इस तरीके से। अगला है परीक्षण की जांच, स्कोरिंग मेथड ऑफ टेस्ट। यहाँ पे होना चाहिए रिस्पॉन्स आर चेक्ड विद आंसर की, क्योंकि आपको पता है फिक्स चीजें होती हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स क्रेडिट इज गिवन फॉर यूज ऑफ द अदर वर्ड, मतलब बच्चा अपने शब्दों में भी थोड़ा बहुत चीजों को बता सकता है। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, क्राइटेरिया इज डेवलप टू द एडिक्वेसी ऑफ प्रोमिनेंट डेटा अप्लाइड टू द सॉल्यूशन, यानी कि क्राइटेरिया जैसा बना दिया जाएगा कि हाँ इतना % इसने सही काम किया है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हों। अगर अच्छी लगी हों तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल so that we can get motivated and make such more great content for you. तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या टॉपिक आपका है जिस पे आपको वीडियोस चाहिए, ठीक है। थैंक यू।